अधिनियम की धारा 6 हमें जो संपत्ति अंतरणीय है यानी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है और इसके अनुसार प्रत्येक संपत्ति अंतरणीय होगी, परंतु ठीक है सभी जो संपत्ति हैं ट्रांसफरेबल होंगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है। कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्री में। तो हिंदू विधि में सेवायती संपत्ति अंतरणीय नहीं है। मुस्लिम विधि में मुतवल्लिका पद भी अंतरणीय नहीं है। वक्फ की संपत्ति भी अंतरणीय नहीं है। तीनों याद रखने हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। और स्थानीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थित कुछ संपत्तियां एवं अधिकार भी ट्रांसफरेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में निम्नलिखित 10 अपवाद है जिनके अंतर्गत शामिल संपत्ति जो है वो अंतरणीय यानी ट्रांसफरेबल नहीं है। तो कौन कौन सी है? यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो जरूर अच्छे से देखें। नंबर 1, संभावनाओं का अंतरण। संभावना मात्र, जैसे कि हाँ ये हो सकता है तो चलो कर देते हैं, मतलब अगर बारिश हुई तो हम ये फसल आपको देंगे, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, फसल अच्छी हुई तो आपको मिलेगी। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा, संभावना मात्र है, अगर कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और एक है केवल पुनः प्रवेश का अधिकार 6B में, तो री एंट्री का राइट भी ट्रांसफरेबल नहीं है। सुखाचार का पृथक अंतरण, सुखाचार से अगर संलग्न है, उससे जुड़ा है तो ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन उससे अलग है तो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और व्यक्तिक अधिकार 6D में है, ठीक है, किसी का पर्सनल राइट वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। और भरण पोषण का अधिकार 6DD में है, ठीक है। और भरण पोषण का अधिकार, मान लीजिए किसी की वाइफ को राइट टू मेंटेनेंस है तो अपना वो राइट किसी और को नहीं दे सकती है, वो सिर्फ उसी के लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट है 6E में केवल वाद लाने का अधिकार मात्र, ठीक है। तो राइट टू शू भी ट्रांसफरेबल नहीं होगा कि मुझे वाद लाने का अधिकार है, मैं किसी और को अंतरित कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। और नेक्स्ट है पेंशन या वृत्तिकाओं का अंतरण, तो ये 6G में है, जो पेंशन और वृत्तिकाएँ किसी को मिल रही है वो भी ट्रांसफरेबल नहीं है। और विभिन्न प्रकृति प्रावधान और भी जो इस तरह के प्रावधान हैं वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होंगे इनसे संबंधित, जो मिसलेनियस हैं। नेक्स्ट है खेतीहर पट्टों एवं पट्टाधारी काश्तकारों के कुछ अधिकारों का संरक्षण, जो कि 6I में है, ठीक है। किसके? खेतीहर पट्टे और पट्टाधारी जो काश्तकार उनके कुछ अधिकारों का भी आरक्षण किया गया है इसमें, जो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 7 में संपत्ति अंतरण करने वाले व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में विवरण दिया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी को। तो इस धारा के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति अंतरण करने के लिए सक्षम होंगे। तो कौन कौन से? नंबर 1 है संविदा करने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और अंतरित संपत्ति का हकदार भी होना चाहिए वो, ठीक है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, और उस पर टाइटल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है अंतरित संपत्ति का व्ययन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति भी हो। तो ये व्यक्ति हैं सक्षम होंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है संविदा करने के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए 3 बातें: वयस्कता, स्वस्थचित्तता तथा कानून द्वारा असक्षम न होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तो वयस्क होना चाहिए, स्वचित होना चाहिए, और कानून के द्वारा उसे असक्षम घोषित न किया गया हो, ये आवश्यक है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार वह कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि कौन कॉम्पिटेंट है, इसकी ग्राउंड्स बताए गए। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति के अंतरण की सीमा यह है कि वह अंतरण उन परिस्थितियों में उसी विस्तार तक तथा उसी प्रकार से कर सकता है जिससे तत्सम प्रवृत्त विधि के अतिक्रमण न हो, ठीक है। मतलब इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा कि किसी लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए जो समय प्रवृत्त है, यानी एनफोर्सेबल लॉ है। नेक्स्ट वह संपत्ति का अंतरण पूर्णतः या भागतः या आत्यंतिक भी कर सकता है, मतलब या तो कंप्लीट पूरा कर सकता है ट्रांसफ़र, या उसका कुछ पार्ट आप ट्रांसफ़र कर दें जैसे, और कुछ पार्ट बाद में, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतरण का प्रभाव क्या होगा, ये बताया गया सेक्शन 8 में, ठीक है। कॉम्पिटेंसी हमने कहाँ देखी? सेक्शन 7 में। सेक्शन 6 में क्या बता दिया कि क्या ट्रांसफरेबल होगा। सेक्शन 5 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई है, ठीक है। और डेफिनेशन खंड कहाँ पर? सेक्शन 3 में है। और कुछ संपत्तियों के बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है, कहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं धारा 8, यह प्रावधान करती है कि संपत्ति का जब अंतरण किया जाता है तो उस समय
उस संपत्ति में अपने सभी हित तथा कानूनी प्रसंगतियों के संपूर्ण हित अंतरिति को अंतरित कर देता है। यहाँ कानूनी प्रसंगतियों का तात्पर्य मूल संपत्ति के साथ आश्रित संपत्ति का भी अंतरण हो जाना है, चाहे वे अभिव्यक्त हों या विवक्षित। अधिनियम में संपत्ति अंतरण के 2 ढंग बताए गए हैं। नंबर 1 है लिखित अंतरण तथा नंबर 2 है मौखिक अंतरण। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र है वो ओरल भी किया जा सकता है और रिटन भी। तो मौखिक अंतरण का प्रावधान हम कहाँ पर देखते हैं? सेक्शन 9 में। और उक्त धारा में समाविष्ट सिद्धांत के अनुसार ही जहाँ विधितः अनिवार्य न हो वहाँ अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। यदि विधि द्वारा अनिवार्य न किया गया हो तो वहाँ पर अंतरण मौखिक किया जा सकता है और वह मान्य और वैध होगा। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किसी भी मामले में यह सभी आवश्यक तत्व विद्यमान है तो अंतरण में चाहे पूर्ण हित दिया जाए या सीमित हित दिया जाए, अंतरण चाहे वर्तमान के लिए किया गया हो या भविष्य के लिए किया गया हो, चाहे सशर्त हो या बिना किसी शर्त के हो, सभी को वैध माना जाएगा। और अधिनियम की धारा 10 उपरोक्त शर्त का विवरण देती है। इसके अनुसार यदि कोई शर्त किसी अंतरिति या उसके अधीन अधिकार का दावा करने वाले अन्य व्यक्ति पर यह अवरोध लगाती है कि उसे अपने हित को अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उपरोक्त शर्त शून्य मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर समस्याप्रद प्रश्न है, इसे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या ऐसी कोई भी वैधानिक शर्त हो सकती है जिसके द्वारा अंतरिति पर यह अवरोध लगाया जाएगा कि अंतरिति को अपने हित को अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा? तो ऐसी शर्त तो शून्य होगी, कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती। ऐसा हम कहाँ पर देखते हैं? सेक्शन 10 में। तो ऐसी शर्त शून्य होगी क्योंकि विधिशास्त्र के अनुसार संपत्ति की अंतरितता संपत्ति की निहित विशेषता है। ठीक है, और प्रत्येक स्वामी को अपनी संपत्ति अंतरित करने का स्वाभाविक अधिकार है, जिस पर अवरोध लोक नीति के विरुद्ध अनैतिक एवं साम्य द्वारा अनुमोदित नहीं है। शर्त और मर्यादा में अंतर क्या है? तो संपत्ति अंतरण की प्रवृत्ति पर कोई अवरोध का होना शर्त या मर्यादा दोनों के द्वारा संभव है। मर्यादा आंग्ल भाषा का जिसका प्रयोग किसी अंतरण द्वारा प्रदत्त हित की सीमा या प्रकृति को परिभाषित करने में किया जाता है। केस है, इंपॉर्टेंट केस है, मोहम्मद रजा बनाम अब्बास बांदी बीवी। तो इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने, ये 1932 का वाद है, प्रिवी काउंसिल ने परिवार से बाहरी व्यक्तियों के अंतरण पर रोक को आंशिक प्रतिबंध माना। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि आप ट्रांसफ़र परिवार के अंतर्गत परिवार के लोगों तो कर सकते हो लेकिन बाहर के लोगों को नहीं, तो इसे आंशिक प्रतिबंध माना और इस प्रकार हुए हस्तांतरण को वैध ठहराया। अंतरिति द्वारा लगाए गए आंशिक प्रतिबंध को वैध क्यों ठहराया गया? लेकिन मनोहर शिवराम स्वामी बनाम गुरुलिंग स्वामी के वाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने इस शर्त को आंशिक प्रतिबंध मानकर विक्रय विलेख में शर्त को वैध ठहराया, जिससे यह शर्त भी थी कि संपत्ति को परिवार के बाहर के व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि आंशिक शर्त लगाई जा सकती है लेकिन कंप्लीट नहीं। और संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता, मतलब आंशिक लगाया जा सकता है। और लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं। पट्टे के मामलों में पट्टा लेने वाले के अंतरण के अधिकार पर पूर्ण अवरोध वैध होगा, जबकि ऐसी शर्त पट्टा करता है उसके अधीन दावेदारों के हित के लिए हो। यहाँ पर पट्टा देने वाला व्यक्ति भी संपत्ति में कुछ न कुछ हित अवश्य शेष रखता है, जिसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाने का अधिकार उसे मिलना तर्क संगत है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है कि पट्टे के मामले में जो पट्टा लेने वाले के अंतरण के अधिकार पर पूर्ण अवरोध वैध क्यों होगा? क्योंकि ऐसा शर्त पट्टा करता है उसके अधीन दावेदारों के हित के लिए होती है, और यहाँ पर पट्टा देने वाला व्यक्ति भी संपत्ति में कुछ न कुछ हित अवश्य शेष रखता है, जिसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाने का अधिकार उसे मिलना तर्कसंगत होता है। ऐसी विवाहित स्त्रियों की संपत्ति का अंतरण जो हिंदू मुस्लिम बौद्ध न हो, ठीक है, इन्हें हटा दिया गया है। बाकी इन सभी हिंदू मुस्लिम बौद्ध को छोड़कर बाकी स्त्रियों पर, विवाहितों पर शर्त लगाई जा सकती है कि वे विवाहित स्त्री के द्वारा संपत्ति का अंतरण नहीं करेंगी, तो ये वैध होगी अगर उन पर इस तरह की शर्त लगाई जाती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम बौद्ध इन पर नहीं लगाई जा सकती, ये बात आपको याद रखनी है। वसीयत पर पूर्ण अवरोध की शर्त भी मान्य है, क्योंकि जो वसीयत करता है तो उसे राइट है कि पूर्ण अवरोध लगा सकता है। आश्रित हित पर पूर्ण अवरोध की शर्त भी लगाई जा सकती है। और नेक्स्ट है हित के विरुद्ध निर्बंधन। सेक्शन 11 हमें बताता है, तो अधिनियम की धारा 11 के अधीन अंतरिति को कोई संपत्ति या हित यदि एक बार पूर्णतः दे दिया जाए तो फिर उस हित के उपयोग एवं प्रयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अनुदान के प्रतिकूल होगा। उपरोक्त ऐसी कोई शर्त होने पर वह अंतरण के समय शून्य मानी जाएगी तथा हित वैध एवं प्रवर्तनीय होगा।
नेक्स्ट है आत्यंतिक हित यानी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। यह एक अविभाज्य इकाई है जो अंतरिति के पास स्थित हो सकती है। यह अंतरणकर्ता के पास और दोनों के पास एक ही साथ ही उसकी उपस्थिति अकल्पनीय होगी। इसे अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी हित के नाम से भी जाना जाता है। अवशिष्ट हित का तात्पर्य पूर्व हित या उनके या अनेक पूर्व हितों एवं सीमित हितों का अंतरण कर देने के बाद अंतरणकर्ता के पास बचा हुआ शेष हित होता है। मतलब जो पूरा हित जो कंप्लीट था पूरा कर दिया है उसके बाद जो शेष बचे उसे बोलते हैं, ठीक है, रेजिडुअरी यानी अवशिष्ट यानी बचा हुआ हित। आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का अंतरण किसी अंतरणकर्ता की उस संपत्ति के स्वामी के रूप में हित पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर अंतिम अंतरिति उस संपत्ति के पूर्ण मालिक के रूप में स्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति में किया गया अंतरण आत्यंतिक हित का अंतरण कहा जाएगा। मान लीजिए किसी अंतरणकर्ता का जो हित है पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अंतिम अंतरिति उस संपत्ति को मालिक के रूप में उस पर संपत्ति पर स्थापित हो जाए तो ऐसी स्थिति में किया गया अंतरण आत्यंतिक हो जाएगा और अंतरण कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है धारा 11 के अपवाद क्या क्या है। तो आय का वैध संचयन, ठीक है, यदि किसी आय का जो इनकम है उसका वैध संचयन यदि कोई करता है तो ये वैध होगा। और अंतरणकर्ता द्वारा लगाया गया ऐसे प्रतिबंध जो भूमि से लगे हुए इसके टुकड़े के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु उस शर्त का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। मान लीजिए उसकी जो भूमि उसने ट्रांसफ़र की है उससे लगा हुआ कोई टुकड़ा है तो उसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वह उस पर शर्त लगा सकता है। नेक्स्ट है धारा 10 एवं 11 में अंतर क्या है, इम्पोर्टेंट है ये। तो धारा 10 से संबंधित अंतरित हित पूर्ण एवं सीमित दोनों हो सकता है जबकि धारा 11 से संबंधित हित को आत्यंतिक एवं पूर्ण ही होना चाहिए, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से प्री में क्वेश्चन पूछ लिएगा इनमें अंतर क्या। तो धारा 10 हित कैसा है, पूर्ण एवं सीमित दोनों हो सकता है जबकि धारा 11 से संबंधित हित को आत्यंतिक एवं पूर्ण दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 10 के अंतर्गत केवल पूर्ण अवरोध को ही अमान्य किया गया है, ठीक है। अमान्य किसको गया है, पूर्ण अवरोध। यदि किसी पर पूरी तरह से अवरोध लगाता है शर्त लगाता है तो वह अमान्य है। जबकि धारा 10 के 11 के अंतर्गत आंशिक या पूर्ण दोनों किसी भी तरह का प्रतिबंध शून्य अमान्य किया गया है। मतलब ये कि धारा 10 के अंतर्गत आप अगर पूर्ण अवरोध लगा रहे हो तो वह अमान्य है, लेकिन आप आंशिक लगा रहे हो यानी इसका मतलब ये कि आप धारा 10 के अंतर्गत आंशिक अवरोध लगा सकते हो, लेकिन 11 के अंतर्गत ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण किसी भी तरह का अवरोध नहीं लगा सकते हो, ठीक है। यह है इसमें अंतर। और नेक्स्ट है धारा 12। तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम के किसी मामले में यह शर्त रख दी जाती है कि अंतरिति को पूर्ण स्वामित्व देने के बाद यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो संपत्ति अंतरणकर्ता के पास वापस चली जाएगी। मतलब ये कि मान लीजिए किसी पर ये इस तरह की शर्त लगाई जाती है कि मतलब कोई ट्रांसफ़र करते वक्त ये शर्त लगा रहा है कि मान लीजिए यदि आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो वो संपत्ति वापस चली जाएगी। तो इस तरह की शर्त शून्य होगी कि दिवालिया घोषित कर देने के बाद संपत्ति वापस चली जाएगी। ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र है, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो आगे यदि आपने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो वो किसी भी हाल में वापस लौट कर आपके पास नहीं आ सकती। और यदि शर्त इस प्रकार की हो कि अंतरिति द्वारा संपत्ति का अन्य संक्रमण करने का प्रयास करने पर उसके सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे तो उपरोक्त शर्त भी इस धारा के अंतर्गत शून्य एवं अवैध होगी। तो धारा 12 के अंतर्गत दो प्रकार की शर्त शून्य बताइए, एक तो दिवालिया होने पर या ट्रांसफ़र करने पर, ठीक है। पट्टे के मामले में धारा 12 के अपवाद के साथ साथ धारा 31 के भी अपवाद हैं। इस धारा के अधीन उन्हीं शर्तों को शून्य या अवैध घोषित किया गया है जो अंतरिति के अधिकार को छीनती हैं या न्यून करती हैं, ठीक है। किसके, धारा 31 के अंतर्गत। हम देखते हैं धारा 13। धारा 13 अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण को बताती है। तो अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अजन्मे व्यक्ति के लिए संपत्ति अंतरण किया जा सकता है, परंतु ऐसा अंतरण तब तक नहीं होगा जब तक इस अंतरण द्वारा संपत्ति में पूर्वहित उत्पन्न न किया गया हो, ठीक है। तो